हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के कर्मा बैच में जियोग्राफी का उत्तर उत्तर भारत का नदी तंत्र का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं। उत्तर भारत के दो पार्ट जो नदी तंत्र का है, फर्स्ट एंड सेकेंड हो चुका है। उनको जाकर प्ले रीड से आप लोग देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तर भारत का नदी तंत्र का पार्ट नंबर 3। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में वहीं से पॉइंट से प्रश्न भी मिलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे। तो सिंधु नदी के बारे में हमने पहले कुछ देखा था, अब उसको पूरा डिस्कस विस्तार से करेंगे। तो इसका ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इसका वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? तो सिंधु नदी तंत्र का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन देखने को मिलता है। वहीं बात करें इसकी उद्गम का, तो इसका उद्गम जो है ट्रांस हिमालय की कैलाश श्रेणी। कहाँ से? तो ट्रांस हिमालय जो है उसकी कैलाश श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है, चेमायुंगुंग ग्लेशियर से, जिसे बोखरचू क्षेत्र या तिब्बत क्षेत्र में आता है। जो कहाँ पर आता है? चेमायुंगुंग ग्लेशियर बोखरचू क्षेत्र यानी तिब्बत चीन में अवस्थित है। तो सिंधु नदी का क्या है? तो यह ऋग्वेद की महत्वपूर्ण नदी है। इसका सबसे अधिक बार वर्णन है। इसका उद्गम ट्रांस हिमालय कैलाश श्रेणी चेमायुंगजुंग ग्लेशियर से होता है, जो तिब्बत चीन में अवस्थित है। लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के बीच ये बहने वाली नदी है। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न मिल सकता है कि सीधे सीधे इसी पॉइंट से कि लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के बहने वाली नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन दे गए, उसमें सिंधु नदी भी होगा। तो आप लोग क्या बताएंगे? सिंधु नदी तंत्र ऐसी नदी है जो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच बहने वाली नदी है। वहीं बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल विवाद का कारण भी अगर है तो कौन है? तो सिंधु नदी तंत्र है। अभी हाल फिलहाल में हुए जो एग्जाम है उनमें यह प्रश्न आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी के कारण जल विवाद हुआ है। और इसी नदी को लेकर जो है वह सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसे सिंदूर ऑपरेशन के समय इसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद पुनः भी प्रारंभ हुआ। वही बात करें इसके मुहाने की, इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना अरब सागर में। ये कहाँ पर गिरती है? पश्चिम पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। निकलती कहाँ से? तिब्बत चीन से। और मुहाना यानी इसका अंत कहाँ होता है, यानी ये अपने जल को कहाँ मिलाती है? तो अरब सागर पाकिस्तान से होते हुए। वह बात करें जिसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। कहाँ की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है? तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा है वह सिंधु नदी तंत्र को प्राप्त है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और भारत में लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर है। भारत में कितना है? 1114 किलोमीटर। कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी। आगे देखते हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगला पॉइंट है कि जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था वह सिंधु नदी व सिंधु की 5 सहायक नदियों के बीच हुआ था, जो 19 सितंबर 1960 को कराची पाकिस्तान में यह समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? तो सिंधु जल समझौता सिंधु व सिंधु की 5 सहायक नदियों के बीच हुआ था 19 सितंबर 1960 को कराची पाकिस्तान
पाकिस्तान में। विश्व बैंक की सहायता से यह जो है सिंधु जल समझौता किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत की ओर से थे और पाकिस्तान की ओर से बात करें तो अयूब खान के मध्य यह समझौता हुआ था। भारत को जो 20% किन किन नदियों 20% जो है वो यूज करेगा और 80% पाकिस्तान जल यूज करेगा, जिसमें जो है सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी का 80% जल क्या करेगा, वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। रावी, ब्यास और सतलज नदी का जो जल है वो 20% पाकिस्तान यूज करेगा और 80% भारत यूज करेगा। ये इनके बीच जल समझौता हुआ था, क्योंकि ये अधिकतर पाकिस्तान में ज़्यादातर ये नदियाँ बहती है, लास्ट में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं, इसलिए इसका यूज कर सकता है भारत। लेकिन ये अधिकतर ज़्यादातर कहाँ बहती हैं, पाकिस्तान में, इसलिए भारत में भी बहती है लेकिन ये पाकिस्तान में इसका ज़्यादा हिस्सा होता है, इसलिए 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। और इसका उल्टा जस्ट होगा, ये नदियों का 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा, 80% भारत यूज करेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो है सिंधु नदी है इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है। तो राइट साइड यानी दाहिने की ओर से सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो दाहिने की ओर से पहली सहायक नदी की बात करें तो श्योक नदी है। कौन सी नदी है, श्योक नदी सबसे पहले दाएं साइड की सहायक नदी है। और श्योक नदी की सहायक नदी की बात करें तो नुब्रा नदी जो है वो श्योक नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी जब चीन से निकलती है तो उसकी कुछ सहायक नदियाँ होंगी, कुछ दाएं ओर से आती होंगी, कुछ बाएं साइड से आती होंगी। तो दाएं साइड की सबसे पहली जो ऐसे पूछ सकता है कि प्रश्न आपसे कि जो सिंधु नदी है इसकी सबसे पहली दाएं साइड की सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, श्योक नदी है। बात करें दूसरी नदी की, दूसरी सहायक नदी गोमल नदी है। तीसरी नदी की बात करें तो गिलगित नदी है। कौन सी नदी है, गिलगित नदी किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की। और चौथी जो है वो काबुल नदी जो पाकिस्तान में बहती है ये है। तो आपसे ये ऐसा भी पूछ सकता है, दोनों फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे ऐसे पूछ सकता है कि सिंधु नदी की दाएं साइड की पहली सहायक नदी और अंतिम सहायक नदी, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। बाकी इन लोगों का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सहायक नदियों में इनको क्वेश्चन में आप पुटअप किया जा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है कि बाएं साइड की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। दाएं साइड की तो हमने देख लिया, अब बाएं साइड की बात करें तो बाएं साइड में सबसे पहली जो है वह चिनाब नदी है। कौन सी है, चिनाब नदी। अब ये चिनाब नदी थोड़ी बड़ी है और भारत में अधिक बहती है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ है, इसका अन्य नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम, ये सब बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी उद्गम की बात करें चिनाब नदी को तो बाड़ा लाचा दर्रे के समीप से हिमाचल प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है, तो जो चिनाब नदी है इसका जो उद्गम है यानी यह कहाँ से निकलती है, इस नदी कहाँ से निकलकर जो सिंधु नदी में मिलती है, तो यह बाड़ा लाचा दर्रे से हिमाचल प्रदेश के समीप, हिमाचल प्रदेश से बाड़ा लाचा दर्रे के समीप से यह नदी निकलती है। इसका अन्य नाम की बात करें तो इसको चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। इसकी जो दो जलधाराएं, कौन सी, चंद्र और भागा नदी की जैसे दो जलधाराएं, एक यहाँ पर मान लीजिए चिनाब नदी है, ठीक, यहाँ से एक धारा आ रही है और एक धारा इधर से आ रही है। तो एक धारा जब ये मिल जाती है तो इसे चंद्रभागा, ये चंद्र धारा है और इधर वाली भागा धारा है। तो ये दो नदी की धाराएं होने के कारण इसका नाम चंद्र भागा नदी भी है, क्योंकि ये दो जल धाराओं से मिलकर बनी है। वह इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम जो है वो अस्किनी नदी है। क्या है,
प्राचीन में जो है चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो अस्किनी नाम जाना जाता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अक्सर अक्सर एग्जाम में जरूर मिलता है। वही बात करें सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी ही लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, यानी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहाँ है, चिनाब नदी पर अवस्थित है। वही बात करें झेलम नदी, झेलम नदी कहाँ है, झेलम नदी जो है इसका प्राचीन नाम क्या है, हाइडे स्पीच और बितस्ता नदी है। क्या है, हाइडे स्पीच या बितस्ता नदी है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो किशन गंगा नदी व नीलम नदी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी हैं, किशन गंगा नदी और नीलम नदी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि अगला जो सहायक नदी है बाएं साइड से वो कौन सी है, तीसरे नंबर की रावी नदी है। कौन सी है, रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम जो है वो परुशनी नदी है। चौथे नंबर की जो सहायक नदी है वो ब्यास नदी है, जिसका प्राचीन नाम विपाशा नदी है। जो प्राचीन ग्रंथों और वेदों में इन लोगों का नाम क्या देखने को मिलता था, विपाशा, परुशणी, अस्किनी, ये सब नाम देखने को मिलता था। वही बात करें लास्ट सतलुज नदी, जो बाएं साइड की अंतिम सहायक नदी जो है वो सतलुज नदी है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो कितना है, 1500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 1050 किलोमीटर है। कितना है, 1050 किलोमीटर सतलुज नदी की भारत में लंबाई है। इसके उद्गम की बात करें तो ये कहाँ से निकलता है, तो राकसताल में मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है, जो तिब्बत चीन में अवस्थित है। वहीं बात करें तो भारत में सबसे पहले इसका प्रवेश जो है शिवकिला दर्रे से होता है, हिमाचल प्रदेश राज्य में जो स्थित है शिवकिला दर्रा, वहां से इसका जो सतलुज नदी है उसको प्रवेश भारत में करती है। बात करें शिवकिला गार्ज का निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है। शिवकिला गार्ज यानी जो दो वी आकार की आकृति बना, जैसे ऐसे यहाँ से जल निकल रहा है तो ये कुछ ऐसे आकार की जो गार्ज बनाती है, जैसे यहाँ से नदी आ रहा है तो कुछ जब अपना जल निकालेगी पहाड़ों से तो कुछ वी आकार की आकृति जो बनाती है, जिसे शिवकिला गार्ज कहते हैं। इसका निर्माण कौन करती है, तो सतलुज नदी करती है। जो शिवकिला गार्ज जो है वी आकार की नदी घाटी होती है। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम सतुंद्री नदी है। क्या नाम है, सतुंद्री नदी इसका प्राचीन नाम है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि जो अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र। सतलुज नदी तो यहाँ सिंधु नदी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं वो सब क्लियर हो गया। नहीं क्लियर है तो एक बार पीछे करके दोबारा देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में हमने बताया है। अगले पॉइंट की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। गंगा बता दिया, सिंधु बता दिया, अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जो हिमालय नदी तंत्र का तीसरा नदी है उसके बारे में देखते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है वो कहाँ से, चेमायुंगुम ग्लेशियर से निकलती है। कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। ये भी तिब्बत चीन में अवस्थित है। इसको सांगपो नदी भी कहते हैं। किसको, सांगपो नदी कहते हैं। ये तिब्बत चीन में इसको सांगपो नदी यांगयार नदी भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये यांगयाप दर्रा से जो है भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से, तो अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसको दिहांग नदी का नाम दिया गया है। क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो ब्रह्मपुत्र नदी को हो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। असम में इसको जो है दिबांग और लोहित
क्या दिबांग और लोहित जो है वह ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। वही बात करें जो इसको माजुली जो नदी द्वीप है वो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही अवस्थित है। माजुली नदी द्वीप जो एकमात्र नदी द्वीप है वो कहाँ पर है? असम में स्थित है। उमांद द्वीप भी कहाँ पर है? असम। उसके बाद धुबरी पट्टी भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसको जमुना नदी का नाम से जाना जाता था। तो यह था यह मोटा मोटा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और इसके बारे में आगे देखते हैं। तो इसकी बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे पुलुंग नदी मेन रिवर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कौन सी? ये एक पुल्लिंग नदी है, सॉरी पुल्लिंग कर रहे थे हम। ये कौन सी है? एक पुल्लिंग यानी मेल कैटेगरी की एक रिवर है। इसका उद्गम की बात करें तो ट्रांस हिमालय कैलाश श्रेणी चेमायुंडुंग ग्लेशियर तिब्बत चीन क्षेत्र से इसका जो है वह उद्गम होता है, यानी यहाँ से निकलती है। इसको तिब्बत में जो है सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले प्रवेश कहाँ से करती है? तो यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो है दिहांग रखा गया है। वही बात करें ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र सबसे पहले आसाम राज्य ने दिया था। जो ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र है सबसे पहले किस राज्य ने दिया? तो आसाम राज्य ने दिया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली नदी द्वीप आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। असम सरकार के द्वारा इसे जिला घोषित किया गया है। किसे? माजुली द्वीप को असम सरकार ने इसको एक जिले के रूप में इसकी घोषणा की है। तो ये सब थे आपके पॉइंट्स। आशा करते हैं ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपना सजेशन देना ना भूलें कि क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या कमी है, क्या सुधार किया जाए। तो अपना कमेंट फीडबैक में के रूप में हमें ज़रूर दें। और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।